हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। बिहार चुनाव के समय अब समंदर की एंट्री हो गई है बिहार चुनाव में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में समंदर नहीं है, इसलिए उद्योगपति बिहार में उद्योग नहीं लगाते। सवाल यह है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर क्या नीतीश कुमार बहाना बना रहे हैं? क्या नीतीश के 15 साल के राज में बिहार में कुछ नहीं बदला? सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहां कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है। जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं, या जिनको विशेष दर्जा मिला हुआ है वहां पर लोग लगाते हैं। हम लोगों के यहां लोग ला करके नहीं, हम लोगों ने बहुत कोशिश की। बिहार में समुद्र न होने के कारण बड़े उद्योग न होने की बात किसी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि बिहार की तरह और भी कई राज्य हैं जो चारों तरफ जमीन से घिरे हैं, लेकिन वहां बिहार से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक बिहार में 2013-14 में 3132 चालू फैक्ट्रियां थी, जो 2017-18 में घटकर 2881 रह गई हैं। अब अगर फैक्ट्रियों की संख्या की तुलना उन राज्यों से की जाए जो बिहार की तरह चारों तरफ जमीन से घिरे हैं, तो आपको नीतीश कुमार के बयान का सच समझ आ जाएगा। शुरुआत पंजाब से कीजिए, जहां फैक्ट्रियों की संख्या 10,767 है, हरियाणा में 7,136, राजस्थान में 8,375, मध्य प्रदेश में 4,099 और तेलंगाना में 11,987। यानी सच ये है कि नीतीश कुमार का बयान एक बहाने से ज्यादा कुछ नहीं। जानकारों का मानना है कि बिहार की उद्योग नीति में कमियों की वजह से फैक्ट्रियों के लिए जमीन ले पाना आसान नहीं, इसीलिए वहां फैक्ट्रियों की संख्या घट रही है। लेकिन सुशासन बाबू ये माने कैसे? इसीलिए विपक्ष उनसे पूछ रहा है। चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, हर कोई नीतीश के दावे पर सवाल उठा रहा है। पूरा बिहार नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहता है कि क्या किए हो? अरे क्या किए हो? क्या किए हो? अरे क्या किए हो? तुम वोट हमसे लिए हो, बचोट हमको दिए हो, औनी पौनी बातें चौके खोट मन में लिए हो, क्या किए हो भैया? दिन भर की मेहनत करके हम थके चूर बा, तुम एसी में बैठे हमको लाइन में लगा दिए हो, क्या किए हो? नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, बिहार नहीं संभाल पा रहे। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार जी ने खुद मोहर लगाने का काम किया है। आपने देखा होगा कई जनसभाओं में उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश कर लिए हैं, नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, कारखाने नहीं लगाए जा सकते, समुंदर नहीं है बिहार के आसपास, समुद्री वाले इलाकों में जो है वहाँ जो है सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम बिहार की जनता को हमने जो वादा किया है, पहले भी हमने कहा है कि हम 10 लाख नौकरियां जो हैं पहले कैबिनेट में देंगे। नीतीश कुमार जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मुझे जनता, बिहार की जनता अगर एक मौका देती है तो मैं बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। कारखाने लाने का काम हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने का काम हम करेंगे। बिहार में ऐसे कई उद्यमी हैं जो बताते हैं कि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है जो उद्योग नहीं लगने दे रहा। उद्यमियों को सबसे पहले तो जमीन नहीं मिलती, और अगर जमीन के कागज मिल जाए तो कब्जा नहीं मिलता। कब्जा मिल भी जाए तो लोन के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, और उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण जैसे तमाम सरकारी विभागों के चक्कर काटते काटते अंत में उद्यमी हार जाता है। अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सत्यजीत सिंह इसके 7 कारण गिनाते हैं। उनका कहना है कि बिहार का बजट 2.11 लाख करोड़ रुपए, लेकिन उद्योगों के लिए सिर्फ 400 करोड़ रुपए का प्रावधान। बिहार में उद्योग लगाने वाली करीब 200 कंपनियों को आज तक सरकार ने इंसेंटिव नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी कंपनियों को बकाया इंसेंटिव का सरकार ने भुगतान नहीं किया। 2015 में नीतीश सरकार की नई उद्योग नीति की वजह से इन्वेस्टर्स ने बिहार से मुंह मोड़ लिया। नई नीति में पोस्ट प्रोडक्शन इंसेंटिव पॉलिसी थी, मतलब पहले पूरा उद्योग फिर सरकारी सहयोग। नए उद्योगों को लगाने में सरकार ने कोई मदद नहीं दी, लिहाजा बैंक भी लोन देने से पीछे हट गए। उद्योग के लिए जमीन की जरूरत, लेकिन सरकार जमीन दिलाने में ही नाकाम रही। लेकिन नीतीश कुमार अपनी इन नीतियों को ठीक करने के बजाय बिहार में समंदर न होने का रोना रो रहे हैं। सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहां कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है। जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं, या जिनको विशेष दर्जा मिला हुआ है वहां पर लोग लगाते हैं।
हम लोगों के यहाँ लोग ला करके नहीं, हम लोगों ने बहुत कोशिश की। क्या हरियाणा नहीं है, क्या राजस्थान नहीं है, क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहां पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहां पर उद्योग आ सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंस आप नहीं देते, लैंड रिफॉर्म आपने दशकों से आपने नहीं बदले कि आप जमीन निवेशकों को आप मुहैया करा सकें। तो जो सोच है मुख्यमंत्री की और जिस तरीके से युवा विरोधी इनकी धारणा है, जिसकी वजह से निरंतरता में युवाओं को पलायन करने पर युवा मजबूर हुए हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि बिहार में उद्योग लगाना या व्यवसाय करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी और राज्य में है। इसके लिए सिर्फ बिहार को दोषी नहीं माना जा सकता है। नहीं, ये कहना उचित नहीं है कि बिहार में बिजनेस करना मुश्किल है। बिहार में बिजनेस करना वैसा ही उसी प्रकार सामान्य बात है जैसे किसी भी अन्य राज्य में, और यहाँ भी बिजनेस करने में उतनी ही मुश्किलें आती है जितनी किसी भी अन्य राज्य में। तो ये कहना मैं उचित नहीं मानता कि बिहार में बिजनेस करना मुश्किल है। एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है जो स्वतंत्रता के बाद, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल के दक्षिण भारत के राज्य, जो एक तरह का उन्होंने इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, एक मार्केट फ्रेंडली एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया या इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया, उसमें हम पिछड़ गए कहीं ना कहीं। और एक जो सिंगल विंडो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं पनप पाया। आज भी उद्योग धंधा अगर कोई लगाना चाहे तो सिंगल विंडो सिस्टम आज भी हम नहीं उसको डेवलप कर पाए। बिहार समुद्र के पास नहीं है, सही है, उत्तर प्रदेश भी समुद्र के पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश ने उद्योग धंधों को लगाने में या औद्योगिक वातावरण बनाने में हमसे ज़्यादा आगे उन्होंने बढ़कर पहल दिखाई है। ऐसा नहीं है कि बिहार से बड़े उद्योगपति नहीं उभरे। ऐसे कई उद्योगपति हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ, लेकिन फिर भी बिहार को उनका लाभ नहीं मिला। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का जन्म पटना में हुआ था। वो देश के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। उनकी संपत्ति 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी गई है। एल्केम लैब के चेयरमैन संप्रदा सिंह का जन्म बिहार के जहानाबाद में हुआ था। पिछले साल उनका निधन हो गया था। उनकी संपत्ति करीब 25,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय बिहार के अररिया में जन्मे थे। एक समय वो देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। बिहार के बक्सर में जन्मे रविंद्र किशोर सिन्हा सिक्योरिटी कंपनियों में से एक SIS इंडिया लिमिटेड के मालिक हैं। वो राज्यसभा सांसद भी हैं। इसके अलावा बिहार के सीतामढ़ी में जन्मे आदित्य झा अब कनाडा में रहते हैं। वो वहाँ DG मार्केट इंटरनेशनल कंपनी के मालिक हैं। जब आप उनको साधन मुहैया नहीं कराएंगे, अब राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास जमीन का अभाव है, आप उनको जमीन ही मुहैया नहीं कराएंगे तो इंडस्ट्री कहाँ से लगाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर एक यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो लगाते हैं और उसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होता है तो उद्योगपति तो चाहेंगे कि हम दूसरी जगह उद्योग लगाएं। बिहार में हम जब सरकार हमको समुचित सुरक्षा भी नहीं दे पाती है तो हम क्यों अपना उद्योग लगाएं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2012 से ही बिहार में उद्योग धंधों के नहीं लगने की बात करते रहे हैं। उस वक्त वो इसी आधार पर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी मांगते थे। लेकिन अब जब से बीजेपी उनके साथ है तो ऐसे में वो विशेष राज्य का मुद्दा जनता के बीच नहीं ले जा रहे। बिहार में उद्योग न लगने की वजह से रोजगार पैदा नहीं हो रहे। यही वजह है कि लोगों को बिहार से पलायन करना पड़ता है। हम लोग के पापा जो भी बाहर जाके कमाते हैं आउट ऑफ बिहार, ये बिहार में ही क्यों नहीं होता? अगर हर एक कंपनी हम बिहार में बना दे तो सारे फैमिली बिछड़ेंगे नहीं अपने बच्चों से। हर एक बच्चे की एक उम्मीद होती है कि हम अपने पापा के साथ रहे। हर एक पापा की भी एक उम्मीद होती है कि हम अपने बच्चे के साथ रहे। ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम कंपनी बिहार में ही बनाए? बिहार का नेता बस बोलते हैं अगर कुछ करे तो ठीक है। कभी नीतीश कुमार के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले प्रशांत किशोर भी अब नीतीश कुमार की पोल खोल में लगे हैं। फेसबुक पर प्रशांत किशोर बात बिहार के नाम से पेज चलाते हैं और इस पेज के जरिए उनके निशाने पर नीतीश कुमार हैं। ये पोस्टर देखिए। नीतीश कुमार पर तंज कसने वाली ये पोस्टर प्रशांत किशोर की ओर से जारी किए जाते हैं। कई पोस्टरों पर प्रशांत की तस्वीर भी होती है। बिजली से लेकर रोजगार तक के सवालों के जरिए प्रशांत किशोर नीतीश के कार्यकाल पर निशाना साधते हैं। प्रशांत किशोर ने 15 फरवरी 2020 को बात बिहार की पेज की शुरुआत की थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश के खिलाफ मुहिम में पीके के इस पेज ने 67,62,000 रुपए खर्च किए हैं। 5 साल पहले जो प्रशांत किशोर यानी पीके नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हुआ करते थे वो इस बार सीन से बिल्कुल गायब हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने नीतीश के बारे में बहुत कुछ कहा था। बिहार की राजनीति बदल देने के वादे तक किए गए थे, लेकिन वो वादे ही रह गए। इन दिनों वो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में दिल्ली में रहकर ही वो नीतीश कुमार की चींटी जरूर काटते रहते हैं।
सोशल मीडिया के जरिए। गवर्नर बनकर के आए थे, उन्होंने हमको कहा। नीतीश कुमार अपनी रैलियों में अपने काम को न गिनाकर एक बार फिर 15 साल पुराने लालू राज की याद दिलाने लगे हैं। लालू के राज को जंगल राज कहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बिहार के लोगों को जंगल राज से मुक्ति दिलाई। उनको तो मालूम है, क्योंकि हम काम करते रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत परेशानी। हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है, और कुछ लोगों के लिए अपना परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, यही परिवार है। और सबके लिए काम नहीं करना है, अपने लिए काम करना है। और हम लोगों के लिए तो सबके लिए काम करना है। दरअसल नीतीश कुमार जानते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के राज में बिहार विकास के ज्यादातर पैमानों पर काफी पिछड़ा हुआ था। इसलिए वो हमेशा लालू राज से अपने राज की तुलना कर खुद को बेहतर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लालू और नीतीश के राज की तुलना की जाए तो पता चलता है कि 2005 में लालू राबड़ी की जोड़ी ने विदाई ली थी, तब बिहार की अर्थव्यवस्था 77,781 करोड़ रुपए की थी, जबकि 2019 में नीतीश राज में ये अर्थव्यवस्था 3,94,390 करोड़ की हो गई है। 2005 में लालू राबड़ी के वक्त बिहार में प्रति व्यक्ति आय 5,780 रुपए थी, लेकिन 2019 में ये बढ़कर 38,631 हो गई है। 2005 में बिहार में गरीबी की दर 42.6% थी, जो 2019 में 33.74% हो गई है। 2005 में बिहार में 81,655 किलोमीटर की सड़कें थी, जो 2019 आते आते 2,09,549 किलोमीटर हो गई है। 2005 में बिहार में सिर्फ 5,062 कारें रजिस्टर्ड थीं, जो नीतीश राज में 10 गुना बढ़कर 54,000 हो गई हैं। इसी तरह से ज्यादातर सामाजिक आर्थिक पैमानों पर नीतीश कुमार लालू राबड़ी के राज से कहीं बेहतर नजर आते हैं। निश्चित तौर पर पिछले लालू राज की तुलना नीतीश राज से की जाए तो निश्चित तौर पर विकास हुआ है, और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या अपराध का मामला हो, मतलब हर चीज़ में पहले की तुलना में सुधार आया है, विकास हुआ है। पहले यहाँ सड़कों की स्थिति बद से बदतर थी, सड़कों की स्थिति, तो सड़कों की स्थिति नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद सड़कों की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई। ये बात सही है कि लालू राज के मुकाबले बिहार में विकास अब ज्यादा दिखता है, लेकिन अगर देश के मुकाबले आप बिहार को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीतीश राज में भी बिहार की स्थिति बहुत नहीं बदली है। नीतीश राज में भी बिहार देश के मुकाबले काफी पीछे है। प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से बिहार देश के सबसे निचले पायदान में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार का नंबर 25 है। स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में बिहार आखिरी पायदान पर है। देश में गरीबी दर के मामले में बिहार सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 30वें नंबर पर है। बेरोजगारी में बिहार देश में 19वें नंबर पर है। साक्षरता के मामले में भी बिहार देश में 19वें पायदान पर है। आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे क्या अन्य पिछड़े राज्य जो हैं वो कहां से कहां चले गए। बिहार अभी भी वहीं कहीं, बगल का पड़ोसी राज्य झारखंड देखिए कितना विकास किया, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो सका है। तो यह एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है। कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी इस पर हावी नजर आती है, या नेता की इच्छा नहीं होती है। नेता तो चुनाव में वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं लोगों के सामने जाकर के, लेकिन उतना वो धरातल पर उतर नहीं पाता है। तो यह सब मूल कारण है इसका। बिहार की जनता ने लालू राज भी देखा है और नीतीश का राज भी। आंकड़े और तथ्य उनके सामने हैं। अब फैसला बिहार की जनता के हाथों में है। स्वागत है आपका। बिहार चुनाव में नेता जोश में होश खो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुशील मोदी रैली की भीड़ देखकर अति उत्साह में आकर कह रहे हैं, लग रहा है कि बिहार में कोरोना है ही नहीं। साथ ही उन्होंने कोरोना मरीजों की तुलना महाराष्ट्र से भी कर दी। इतनी बड़ी भीड़ देखकर लगता है कोरोना तो भाग गया। कहां है कोरोना? हम लोगों ने जो बेहतर इंतजाम किया उसी का परिणाम है कि बिहार में केवल 950 लोगों की मृत्यु हुई है। दुखद है, लेकिन 950 लोग मरे हैं। और महाराष्ट्र जहां डॉक्टर ज्यादा है, अस्पताल बढ़िया है, वहां मालूम है कितने लोग मरे? 40,000 लोग मर चुके हैं। 40,000। और रोज 600 से 650 लोग महाराष्ट्र में आज भी प्रतिदिन मर रहे हैं।